દાહોદ શહેરના લઘુમતી વિસ્તારમાં રાજ્યસભાના સાંસદ અને માઇનોરિટીના કોંગ્રેસના ચેરમેન ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીએ ચૂંટણી સભાને સંબોધી, જેમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા હતા. ગુજરાત વિધાનસભા 2022નું બીજા તબક્કાના મતદાનના પડઘમ પ્રચાર તારીખ 3/12/2022ના રોજ સાંજના 5 વાગ્યા પછી શાંત થઈ જશે, તેને લઈને કોંગ્રેસ દ્વારા દાહોદ શહેરના મોટા ઘાંચીવાડા વિસ્તારમાં મતદાનની અંતિમ ઘડીઓમાં મતદારોને રીઝવવા માટે અને કોંગ્રેસ તરફી મતદાન કરાવવા માટે રાજ્યસભાના સાંસદ ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીને ઉતારવામાં આવ્યા હતા. દાહોદ શહેરના મોટા ઘાંચીવાડા વિસ્તારમાંથી ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો, જેમાં આમ આદમી પાર્ટી અને ભાજપ ઉપર આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં શેરો શાયરીના અંદાજમાં આમ આદમી પાર્ટીમાંથી અને બીજેપી ઉપર કટાક્ષ મારી લઘુમતી વિસ્તારના મતો કોંગ્રેસમાં નખાવવા માટે મુસ્લિમ સમાજના લોકોને ઇમરાન પ્રતાપ ગઢી દ્વારા અપીલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં દાહોદ કોંગ્રેસના ઉમેદવારને પણ સાથે રાખી અને લઘુમતી સમાજ પાસે મતો માંગવામાં આવ્યા હતા. मैं आपको खूब खूब अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद मानता हूँ। और आने पहली बार आया हूँ, बहुत तारीफें सुना करता था आपके इलाके की, बहुत नाम सुनता था और बहुत दिन से सोचता था कि कभी आपके इलाके में आऊँगा, आपसे बातचीत करूँगा, आपसे गुफ्तगू करूँगा। अपना प्यारा भाई हर्षद, आपके अपने कैंडिडेट, उनकी मौजूदगी, हमारी एक्स एमपी प्रभाबेन जी की मौजूदगी, ईश्वर परमार जी की मौजूदगी, हमारे दाहोद डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट आसिफ सैयद साहब, मोइन साहब, खलील साहब, कासम भाई, वली भाई, शाहिद अली साहब, इन सब की मौजूदगी, वो जो बीच में कुर्सियां हैं उन्हें रख दें, वरना कल मीडिया के साथ ही चलाएंगे कि इमरान प्रताप गढ़ी की सभा में कुर्सियां चली, हंगामा हुआ। आजकल मोदी मीडिया को मुझ पे बड़ा प्यार आ रहा है। परसों में गोधरा में था, 25,000 से ज्यादा की आवाम थी और मैंने 1 घंटा 5 मिनट भाषण किया। और जब मैं उतरा तो जो आपकी मोहब्बतें हैं, जिस तरह से आप मिलने के लिए, फोटो लेने के लिए मोहब्बत जताते हैं, शोर जताते हैं, वो आप सबने गोधरा की आवाम ने जताया। तो अगले दिन एक गोदी मीडिया में एक बड़ा आजकल मोदी जी का प्यार जताने वाला नया चैनल है आज तक, इसने सुबह ब्रेकिंग खबर चलाई कि इमरान प्रताप गढ़ी की सभा में हंगामा। तो मैंने सोचा यार हुआ कब, मुझे तो पता ही नहीं चला कि हंगामा कब हुआ, लेकिन आजकल मीडिया को बड़ा प्यार आता है मुझ पर, इसलिए मैं कह रहा हूँ वो कुर्सी रख दे। पहली बार आया हूँ, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। आप इलेक्शन के मुहाने पर खड़े हैं। गुजरात में एक फेज का इलेक्शन हो चुका है। आने वाली 5 तारीख को आपको जा करके गुजरात के मुस्तकबिल का फैसला करना है और ये जो दाहोद की सीट है, इस पर पूरे गुजरात की नजरें लगी हुई हैं और गुजरात ये सोच रहा है कि दाहोद क्या करेगा, दाहोद का फैसला क्या होगा। मैं आपसे 1,500 किलोमीटर दूर से यहां चल करके आपसे ये कहने आया हूं कि गुजरात इस बार बदलने जा रहा है। गुजरात में चारों तरफ घूमने के बाद मैंने ये महसूस किया है कि गुजरात में जो 27 साल की भाजपा की सरकार है वो हटने जा रही है। 27 साल की बदहाली का जवाब लेने के लिए जनता तैयार है, अवाम तैयार है। ऐसे में मैं दाहोद आपके बीच में इसलिए आया कि हमारा एक नौजवान साथी, 42 साल उम्र का एक नया नौजवान साथी, कांग्रेस पार्टी ने आपके बीच में उसे आपका कैंडिडेट बना के भेजा है। वो यहाँ मौजूद तमाम लोगों के लिए बेटे की तरह है, भाई के लिए भाई की तरह है। मैं उसके लिए आपसे अपील करने आया हूँ, दामन फैलाने के लिए आया हूँ। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका
है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। दाहोद वालों, मैं 2 हफ्ते से गुजरात घूम रहा हूं। मैं तो दिल्ली में रहता हूं, उत्तर प्रदेश में रहता हूं, तो मैं वहां मोदी जी के भाषण सुना करता था जुमलों वाला। वो कहा करते थे गुजरात का विकास, गुजरात मॉडल, गुजरात का विकास, गुजरात का विकास, बहुत सर चढ़ के बोलता था उनके। तो मैं इस इलेक्शन में जब आया तो मैंने सोचा गुजरात का विकास देखूं। गुजरात के विकास की सच्चाई ये है कि आप सड़कों पर चलो तो सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, अंदाजा ही नहीं लगता। ये है गुजरात का विकास। यहां बड़ी तादाद में नौजवान खड़ा है। गुजरात वालों, भाई ऐसे चुप हो जाइए जैसे अडवाणी जी चुप रहते हैं आजकल। यहां नौजवान खड़ा है। इस सूबे में 40 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। और अगर आप ये सोचें कि गुजरात सरकार कोई आपके लिए नौकरी निकाले और आप उसका पर्चा भरते हैं तो एग्जाम होने से पहले पर्चा लीक हो जाता है। 22 बार अब तक पर्चा लीक हो चुका है। यह है गुजरात का विकास। कहने के लिए गुजरात में शराबबंदी है, लेकिन जहरीली शराब से एक दिन में 70 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं और गुजरात की हुकूमत चुप रहती है। मैं यहां आपके बीच में आया हूं आपसे गुफ्तगू करने के लिए। थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करूंगा, फिर शायरी भी सुनाऊंगा। यहां बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं। मैं सबको मुखातिब करते हुए कह रहा हूं, इधर जितनी छतें हैं, हर छत जो है वो आवाम से भरी हुई है। मैं आप सबकी मौजूदगी को सलाम कर रहा हूं। मैं पूरे गुजरात में गया हूं, लेकिन यहां की जिंदा दिली थोड़ी अलग सी है। तो गुजरात वालों, मैं मोरबी भी गया। मैं मिलके आया हूं उन परिवारों से जहां एक दिन में पुल टूटा तो 135 घरों के चिराग बुझ गए। 135 लाशें एक दिन में मोरबी में, इसी गुजरात में बिछ गई। हम सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी गुजरात में हैं तो जाएंगे उन माओं के आंसू पोंछने, लेकिन अफसोस अगले दिन देश के प्रधानमंत्री महोदय दिन भर सिर्फ और सिर्फ 3 बार कपड़े बदल के हरी झंडियां दिखाते रहे। उधर उस शहर में 135 कफन सिले गए थे और उधर नरेंद्र मोदी जी दिन में 3 बार कपड़ा बदल रहे थे। यह है गुजरात के विकास की सच्चाई। मैं यहां खड़ा हूं आपके सामने तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई बहुत बड़ी है। दाहोद वालों, यह लड़ाई बहुत बड़ी है। 2 ताकतें हैं इस देश में। मेरी नई नस्लों, पहले मुझे सुनो। इस देश में 2 ताकतें हैं। एक तरफ एक ताकत वो खड़ी है जो यह कहती है कि मुल्क उसकी मर्जी से चलेगा, मुल्क तानाशाही से चलेगा। लेकिन एक तरफ वो ताकतें खड़ी हैं जो ये कहती हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। वो कहती हैं कि यह मुल्क महात्मा गांधी के विचारों से चलेगा। वो ताकतें कहती हैं कि यह मुल्क पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच से चलेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल के उसूलों से चलेगा। यह मुल्क मौलाना आजाद के ख्वाबों से चलेगा। लड़ाई 2 ताकतों के बीच में है, और जब 2 ताकतों के बीच में है तो आपको यह तय करना है कि आप किस ओर खड़े हैं। मैं जानता हूं कि आप यहां हजारों की तादाद में आए हैं। ये जो मौजूदा सरकार है ये बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। ये पिछली बार हारते हारते रह गई थी 2017 में। याद होगा हर्षद भाई कि नरेंद्र मोदी जी ने पानी में जहाज उतारा था, करतब दिखाए थे, तब बड़ी मुश्किल से जीत पाए थे। तो फिर इस बार उन्होंने सोचा कि अकेले कांग्रेस को हराना मुश्किल है, तो उन्होंने फिर बाहर से अपने दोस्त बुलाए। एक दिल्ली से बुलाया है, वो झाड़ू लेके आए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं केजरीवाल जी की बात कर रहा हूं। झाड़ू लेके आए हैं। वो आपसे कहते हैं कि
की सच्चाई है कि असली कचरा वहीं भरा है। मेरे भाई, कभी सोचा है कि अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था? मेरी नई नस्लों, कभी सोचा कि अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था? मैं अलग-अलग यहां खड़ा होकर सच्चाई बोल रहा हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं बताता हूं अन्ना आंदोलन क्यों हुआ था। अन्ना आंदोलन जो रामलीला मैदान में हुआ, उसका मकसद ये था कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी को उठा करके दिल्ली में उनकी ताजपोशी की जाए। और उसके बाद आम आदमी पार्टी बनी। आम आदमी पार्टी का चेहरा हम जानते हैं, दिल्ली में हमने देखा है। दिल्ली में दंगे हुए तो अरविंद केजरीवाल ने अपने होंठ से लिए। कोविड के दौरान मरकज पर एफआईआर करनी थी तो सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की। आज वो आपके बीच में आकर के कहेंगे कि हमें वोट दो, लेकिन वो आपके बीच में आए तो उनसे पूछना कि जब उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से इसी गुजरात में एक पत्रकार ने पूछा कि आप बिल्किस के बारे में क्या बोलेंगे, तो उन्होंने कहा हम क्यों बोलेंगे। मैं यहां खड़ा होकर आपसे ये कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, छोटा वाला। और यही वजह है कि जो आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, जो बुनियादी मेंबर थे, आज वो अपने गुनाहों का प्रायश्चित कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कदम मिलाकर के भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। वो चाहे प्रशांत भूषण जी हो या योगेंद्र यादव जी हो, इसलिए किसी झांसे में आने की जरूरत नहीं है। ये गुजरात है, इस गुजरात का विकास का जो सच है वो अलग ही है भाई। यहां हिलाने पर पुल टूट जाता है। मोरबी में पुल टूटा, 135 लाशें बिछी थी, लेकिन गोदी मीडिया क्या चला रहा था कि लड़के पुल हिला रहे थे इसलिए टूट गया। यह है गुजरात के विकास का सच कि यहां हिलाने पे पुल टूट जाता है। मेरे भाई, गुजरात के विकास का सच यह है कि यहां तो मोदी जी ट्रेन को झंडी दिखा के रवाना करते हैं और ट्रेन आगे जाकर के जब भैंस से लड़ती है तो भैंस नहीं मरती, ट्रेन का इंजन टूट जाता है। ये है गुजरात का विकास। यहाँ के मंत्री सड़कें बनवाते हैं, सड़क का उद्घाटन करते हैं, उद्घाटन के लिए सड़क पर नारियल फोड़ते हैं तो नारियल नहीं टूटता, क्या टूट जाती है? सड़क टूट जाती है। ये है गुजरात के विकास का सच। मैं यहाँ आपसे ये कहने आया हूँ कि ये बहुत बड़ी लड़ाई है मेरे भाई। ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है। ये लड़ाई 27 साल के भ्रष्टाचार और बदहाली के खिलाफ है। इसलिए मैं आपसे कहने आया हूं कि आपको कांग्रेस के लिए एकजुट होना है, कांग्रेस के कैंडिडेट को जिताना है और ये जो बदहाली है इसका जवाब लेना है। वो आपके बीच में आएंगे, आपसे कहेंगे कि हमने 27 साल में डबल इंजन की सरकार ने बड़ा विकास किया है, लेकिन वो आए तो उनसे कहना कि कहां सोया है पीछे तक एक एक शख्स की शिरकत होनी चाहिए। आप बहुत समझदार लोग हैं। मैंने चौकीदार कहा, आपने समझ लिया मैं किसे कह रहा हूं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया तो मेरे अंदर का शायर जब बोलता है तो फिर यूं बोलता है कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं तो फिर आपकी तालियों का शोर सिर्फ दाहौद में नहीं रहना चाहिए, दिल्ली तक जाना चाहिए। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हाथ
भारत बेच रहा है कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। जो लाइन है फिर से तैयार रहना कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। ये जो मेरी माएं बहनें खड़ी हैं, भाजपा की सरकार ने अगर सबसे ज्यादा किसी का नुकसान किया है तो इस देश की गृहस्थ महिलाओं का किया है, खवातीन का किया है। मैं बता रहा हूं, आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, लस्सी, बच्चों की पेंसिल, कागज, सब कुछ महंगा कर दिया। पेट्रोल डीजल तो जो 55 रुपए 58 रुपए लीटर था वो सैकड़े के करीब पहुंच गया। ये किया है भाजपा की सरकार ने। तो आने वाली 5 तारीख को जब घरों से निकलिए तो ये सोच के निकलिए कि बंटना नहीं है। ये जो अपक्ष में, विपक्ष में, सपक्ष में लोग खड़े हैं ना, उन्हें बता दीजिए कि ये दाहौद है, ये बंटता नहीं है। ये एकजुट रहता है। मेरे भाई, भाजपा की सरकार ने जुल्म और इंतहा कर दिया है जुल्म की। उधर अगर दलित भाइयों ने अपना हक मांगा तो उन्हें ऊना में बांध करके मारा गया। इसी भाजपा की सरकार में हमारे आदिवासी भाइयों ने आवाज उठाई तो हमारे आदिवासी विधायक अनंत पटेल को मार के उनका सर फोड़ दिया गया, लहू लहू कर दिया गया। हमारे माइनॉरिटी के लोगों ने, अक़लियत के लोगों ने अगर किसी बात का सवाल कर लिया तो यहां तो सवाल करना ही गुनाह है। मैं गुजरात में खड़ा हूं, मैं आपकी दुआ से इस देश की पार्लियामेंट का मेंबर हूं। मुझे राहुल गांधी जी ने एक दिन कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी, तुम जिन मुद्दों पर बात करते हो वो मुद्दे सड़क पर उठाए जाने जरूरी हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि वो मुद्दे देश की संसद में भी उठाए जाएं। तुम जाओ पार्लियामेंट। मैं सलाम करता हूं राहुल गांधी जी को, उनकी सोच को। और दाहोद वालों, अगले 1 मिनट हर शब्द मुझे खामोश होकर सुनेगा। मेरी एक बात सुनना, बिल्कुल खामोशी के साथ मुझे सुनना। इस देश में जो नफरत का माहौल बनाया गया है, जहां सरकारें नफरत परोस रही है, ऐसे वक्त में इस देश में एक अकेला नेता है जो आरएसएस की नफरत की राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा है और कहता है कि मैं आरएसएस की नफरत और तोड़ने की राजनीति के खिलाफ खड़ा हूं। वो सिर्फ खड़ा नहीं है, जुमले नहीं बोल रहा है, तकरीरें नहीं कर रहा है, वो कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए पैदल निकला है। हर दिन 25 किलोमीटर चल रहा है। उसका नारा क्या है? नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। मैं चाहता हूं कि यहां मौजूद एक एक शख्स राहुल गांधी की हिम्मत के लिए ताली बजा करके उन्हें एहसास कराए। राहुल जी आप काम कर रहे हैं वो बहुत बड़ा है। मैं उनके साथ कन्याकुमारी से पैदल चल रहा था। अभी आंदोलन वो यात्रा छोड़ करके गुजरात इलेक्शन में आया हूं। एक दिन मुझसे केरल में एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब आप क्या कहेंगे, आप राहुल जी के साथ पैदल चल रहे हैं, क्या महसूस करते हैं? तो मेरा जवाब सुनना दाहोद वालों। मैंने कहा अगर मैं महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। मैं राहुल गांधी के साथ पैदा हुआ हूं। तो आज भारत को जोड़ने के लिए अपने पांव के छालों की परवाह किए बगैर उनके साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहा हूं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस लड़ाई में डरना नहीं है। वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, साजिशें करेंगे, फर्जी खबरें चलवाएंगे, सब करेंगे, लेकिन राहुल
डरना नहीं है। कोई डराने की कोशिश करे तो उससे अलग ऐलान ये कहना है कि मत समझना, मत समझना, डराने से डर जाएंगे। जोश दिखना चाहिए दाहोद का, जिसके लिए दाहोद जाना पहचाना जाता है। कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया, हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। यहाँ का नौजवान बड़ा समझदार है। ये सामने जो नौजवान खड़े इतने तेज तर्रार हैं कि एक दाहोद का नौजवान गया इंटरव्यू देने, तो टीचर ने उससे कहा ये बताओ अगर तुम जंगल में जा रहे हो, शेर आ जाए तो क्या करोगे? तो दाहोद का नौजवान था, उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो एग्जामिनर ने फिर उससे, टीचर ने कहा ये बताओ तुम नदी पार कर रहे हो, शेर आ गया तो क्या करोगे? तो उसने कहा पेड़ पे चढ़ जाऊंगा। तो टीचर ने कहा यार कमाल है, तुम हर जगह जो है पेड़ ला देते हो। तो दाहोद के लड़के ने कहा आप भी तो हर जगह शेर ला दे रहे हो। जनता में बड़े जिंदा दिल लोग हैं। मेरे भाई वैसे एक बात याद रखना जो मैं आपसे खास तौर से कहने आया हूं, ये लड़ाई एक विधायक जिताने हराने की नहीं है। ये लड़ाई गुजरात में सरकार बदलने की है। ये लड़ाई गुजरात में परिवर्तन की है। जो पिछले 27 साल का कुशासन है उसके खिलाफ ये लड़ाई है। याद करिए गुजरात वालों कि मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन के पास 5 ग्राम ड्रग्स बता करके इस देश की मीडिया ने, एजेंसियों ने 1 महीने जो तमाशा काटा वो आपको याद होगा। लेकिन इसी गुजरात के मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए और मीडिया ने एक लफ्ज नहीं बोला, कहीं कोई बात करने को तैयार नहीं था। आखिर कौन ला रहा था गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स? एजेंसियां छानबीन क्यों नहीं कर रही हैं? आपको मुद्दों पर डटे रहना है। वो आपको चाहेंगे कि जाइए हिंदू मुसलमान पे बात करिए, आप उनसे कहा नहीं, आटा, चावल, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, इस पर बात होगी। वोट इस पर पड़ेगा, वोट मुद्दों पर पड़ेगा। ये ध्यान में रखना है, ये दिमाग में रखना है कि मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, डराने से डर जाएंगे। मैं किसी सिक्योरिटी में नहीं चलता, तन्हा चलता हूं आपकी दुआओं के भरोसे। मैं जानता हूं कि मेरे आसपास आपकी दुआओं का एक घेरा है जो मुझे ताकत देती है, जो मुझे हिम्मत देती है। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। जो चौथी लाइन है उस पर तैयार रहना। ये जो छतों पे खड़े साथी हैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि ताली बजाते हुए एक हाथ से पकड़ लीजिएगा, वरना पता चले आप नीचे गिर जाओ। हमने ज़मज़म दिया, आपे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तैयार रहना, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, एक दिन इस
मेरे साथियों, नौजवान साथियों और खास तौर से मेरी माओ बहनों, मुझे आपसे ये कहना है, ये कहने के लिए मैं 1500 किलोमीटर से दूर से आपके बीच में आया हूं कि ये जो सरकारी तमाशा है, ये जो सरकार की शह पर आवाम के साथ जुल्म सितम है, ये जो दाहोद का इलाका है, आप किसान लोग हैं, आप अपनी मेहनत से जमीन का सीना चाक करके उसमें से अनाज उगाते हैं, किसी सरकारी रहमो करम के मोहताज नहीं है। लेकिन मुझे बताओ कि 27 साल में भाजपा की सरकार ने आपको क्या दाहोद में रोजगार दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। महंगाई कम किया? नहीं किया। पेट्रोल डीजल सस्ता किया? नहीं किया। गैस सिलेंडर सस्ता किया? नहीं किया। तो मुझे बताओ कि जब महंगाई तोहफे में दी आपको, रोजगार दिया नहीं, तो फिर इस सरकार का बदला जाना जरूरी है या नहीं है? तो मेरी इस अपील को याद रखना। एक नौजवान आदमी 42 साल की उम्र में अगर इस सूबे की असेंबली में जाएगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा ना? वो जाएगा, नौजवानों के मुद्दों पे बात करेगा, वो जाएगा, वहां लड़ेगा। मैं जानता हूं एसटी समाज हर्षद को बहुत मोहब्बत करता है और कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने बड़ा भरोसा करके हर्षद को यहां से उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आपसे अपील करता हूं कि राहुल जी ने जो भरोसा जताया है उसकी लाज रखिएगा। आप 5 तारीख को हर्षद को वोट देंगे तो सिर्फ हर्षद को वोट नहीं देंगे, आपका दिया गया एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी को मिलेगा। आपका दिया गया एक वोट कन्याकुमारी से कश्मीर के लिए निकले हुए राहुल गांधी के कदमों को ताकत देगा। मैं इसलिए आपके बीच में आया हूं। मैं जानता हूं आप हर्षद को जिता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहने आया हूं, ये जो भाजपा की साजिशें हैं, भाजपा की सरकारी साजिशें हैं, उसके खिलाफ आवाम को ये इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो मैं दुनिया के पता नहीं किस कोने में रहूं, शायद पार्लियामेंट चल रही होगी, पार्लियामेंट में रहूंगा, वहां जब मैं रिजल्ट देखूं तो मुझे मायूस ना होना पड़े। मुझे यकीन है कि आप मायूस नहीं करेंगे मुझे। आप हर्षद को जिताएंगे तो मुझे ताकत मिलेगी कि मैं देश के हाकिम के सामने खड़ा होकर के पार्लियामेंट में ये सवाल पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी, आप नारा लगाते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लाल किले की दीवारों पर खड़े होकर के जिस वक्त ये भाषण दे रहे थे कि महिला सम्मान, महिला सुरक्षा बहुत जरूरी है, उसी के 2 घंटे बाद आपके सूबे गुजरात में बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को रिहा किया जा रहा था। आपके नारे का सच क्या है? आपका दावा खोखला है, आपके दावे झूठे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे ताकत देंगे तो मैं उनकी आंख से आंख मिला के ये सवाल पूछ सकूंगा। मैं हर्षद के लिए कहने आया हूं मेरे भाई कि आप सब जो है ना, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। ये भाई असेंबली में पहुंचेगा तो गुजरात की असेंबली में लड़ेगा और मैं दिल्ली में बैठा हूं, दिल्ली की पार्लियामेंट में बैठ करके आपके लिए लड़ूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। हर्षद मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, ये 42 साल के हैं और मैं अभी मेरा 35वां साल शुरू हुआ है। मैं 34 साल की उम्र में इस देश की पार्लियामेंट में, राज्यसभा में हूं। ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरे जैसी बेबाक आवाज को, आपके लिए उठने वाली आवाज को सड़क पे नहीं रहने दिया, देश की पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। तो मैं आपसे कहने आया हूं कि भाजपा की सरकार ने जो एसटी समाज के साथ किया है, एक विधायक को लहूलुहान करके हमारे भाई अनंत पटेल को, जो ऊना में दलित भाइयों के साथ किया है, जो माइनॉरिटीज के साथ किया है, जो ओबीसी के साथ किया है, जो इस प्रदेश की महिलाओं को महंगाई सौंपी है, उसके खिलाफ वोट करना है आपको। वो आएंगे, आपसे कहेंगे कि भाजपा को वोट को हम आपको अच्छा दिन देंगे, तो फिर उनसे कह देना कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। ये भाजपा वालों से कहना, याद कर लो कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो। वो सस्ती दाल सब्जी
ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो, ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। हम इस सरकार के खिलाफ गलत ऐलान बोलेंगे और इसे बदलेंगे। मैं जाते जाते आखिर में आपको चंद मिसरे और सुना के जाना चाहता हूँ। दाऊद वालों, आप जानते हैं मैं सियासत में तो 3 साल से हूँ। उससे पहले खुदा ने जो मुझे ताकत दी है वो मेरे कलम को ताकत दी। मैंने अपने कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्फ और आंचल पे शेर कहने के लिए नहीं किया। मैंने नजीब की माँ का दर्द गाया, मैंने पहलू खान की माँ के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह दी। जब मैंने शेर पढ़ा के सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। मैंने अपने कलम का इस्तेमाल आपके दर्द गाने के लिए किए, तो मेरा आप पर हक बनता है। मैं उस हक की बुनियाद पे आपके बीच में खड़ा होकर के अपने इस भाई के लिए अपील कर रहा हूं कि मुझे मायूस मत लौटाइएगा, मेरा दामन अपनी दुआओं से भर के मुझे लौटाइएगा और 5 तारीख को एक वोट हर्षद को दीजिएगा, कांग्रेस को दीजिएगा। आपका एक वोट उठाइए हाथ पीछे और ये बता दीजिए कि आप हर्षद के साथ खड़े हैं, और भाजपा वालों को भी एहसास दिला दीजिए कि जाहिर हुए तेरे मंसूबे, वाकिफ हुए तेरे खेलों से, हम मौत से भी बेखौफ हुए, तू हमें डरा मत जेलों से। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम फूल है खुशबू लाएंगे, मातम होगा फिर खारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तू उलझा रहे बौछारों में। हम दरिया दरिया खेलेंगे, तू उलझा रहे बौछारों में। हम बीच भंवर के वासी हैं, क्यों ढूंढे हमें किनारों में। तेरा जुल्म खुदकुशी कर लेगा, वो गूंज है मेरे नारों में। रफ्तारों के तूफानों का हिम्मत ही नहीं सरकारों में। तेरा जुल्म खुदकुशी कर लेगा, वो गूंज है मेरे नारों में।